हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। पहले के सेशन में मैंने आप लोगों को मनोविज्ञान का पहला अध्याय मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता पाठ में मैंने आप लोगों को बताया था कि मानव के गुणों में विभिन्नताएं जो है कैसे होती है और विभिन्नताओं के कारण कौन कौन से, उसके प्रकार क्या है, ये सभी मैंने आप लोगों को बताया था। आज हम लोग जो है अपना इसी अध्याय में आगे के टॉपिक को कवर करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि। हम लोग आज बुद्धि क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। बुद्धि के प्रकार कौन कौन से होते हैं उसके बारे में भी आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग इस सेशन के साथ आखिरी तक बने रहिएगा और ये क्लास अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए नए क्लासेस का अपडेट आप लोगों तक पहले मिलते रहे। आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने आज के इस सेशन को। और सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जा करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है तो इससे आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा ताकि जो भी मैं क्लास करा रहा हूँ और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जो उसका नोट्स है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा और पैनल पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे ही मिलता है, तो आप ज़रूर जुड़िए इसके साथ और अपने दोस्त मित्रों को भी ज़रूर बताइए। आइए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं और हमारा टॉपिक है इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुद्धि बोलते हैं। अब कई लोगों के मन में ये बात आ रहा होगा कि बुद्धि आखिर में हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये होता क्या है, या बहुत सारे लोग जो जान भी रहे होंगे। तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि जो बुद्धि हमारा है इसका परिभाषा जो है कई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है, लेकिन जो भी मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि का परिभाषा दिया वो पूर्ण रूप से जो है इसका परिभाषा नहीं दे पाए। बुद्धि का जो हम लोग परिभाषा देते हैं इसके कार्य के आधार पर जो है हम लोग कार्य के आधार पर जो है ना हम क्या करते हैं, इसका परिभाषा जो है पढ़ते हैं। जो भी मनोवैज्ञानिक है कार्य के आधार पर इसका परिभाषा दिए हैं। जैसे हम लोग विद्युत को देखते हैं तो विद्युत का हम लोग परिभाषा जो है उसके कार्य के आधार पर जो हम लोग देते हैं, तो उसी तरीके से हमारा इंटेलिजेंस बुद्धि भी होता है। तो बुद्धि को भी कई मनोवैज्ञानिक जो है परिभाषित किए हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है बुद्धि की परिभाषा में कि ये तो अन्य मानसिक प्रक्रियाओं जैसे संवेदन हो गया, प्रत्यक्षीकरण हो गया, उसके बाद संवेग, भाव, चिंतन, इन सभी का परिभाषा जो है ना या परिभाषित करना आसान है, लेकिन बताया गया है कि मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो है इसकी परिभाषा भी दिया गया है। मतलब संवेदना क्या है, प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, संवेग इमोशन क्या होता है, भाव क्या है, इन सभी का परिभाषा जो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है। लेकिन कहा जा रहा है आगे कि बुद्धि की उपयुक्त परिभाषा कोई नहीं दे सका है। मतलब सभी का परिभाषा दिया गया मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, लेकिन बुद्धि का परिभाषा नहीं दिया गया। हालांकि कई मनोवैज्ञानिक ने इस संबंध में प्रयत्न भी किए और उन्होंने अपने अपने ढंग से इसे परिभाषित किया। इनमें से कुछ परिभाषाओं की चर्चा हम नीचे करते हैं। मतलब यहाँ पर यही साफ है कि मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि का परिभाषा दिया, लेकिन कोई भी सटीक परिभाषा नहीं दे सका। लोगों ने प्रयत्न किया, कोशिश किया और इसके कार्य के आधार पर जो है परिभाषा दिए हैं। जैसा कि आप पहला फिगर देख सकते हैं, ये एडवर्ड महोदय हैं। तो एडवर्ड महोदय के अनुसार जो है बुद्धि का परिभाषा दिया गया है कि अभियोजन करने में परिवर्तनशीलता, ठीक ना, अभियोजन करने में परिवर्तनशीलता को क्या कहा गया, बुद्धि कहा गया है। इन्होंने बुद्धि किसको बताया है कि अगर हम कोई चीज में एडजस्टमेंट कर रहे हैं और उसमें परिवर्तन ला रहे हैं तो परिवर्तनशीलता क्या कहलाता है, बुद्धि कहलाता है। अभियोजन मतलब याद रखना है क्या होता है, समायोजन भी इसको बोलते हैं या इसको इंग्लिश में एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो ये चीज भी आप लोग को ध्यान रखना है कि अगर किसी चीज में हम एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक, या अभियोजन कर रहे हैं और उसमें परिवर्तन आ रहा है तो परिवर्तनशीलता लाना हमारा बुद्धि कहलाता है। इसी तरह दूसरा परिभाषा जो है अस्टर्न महोदय का है। अस्टर्न महोदय का आप लोग फिगर भी देख सकते हैं, ये अस्टर्न है। तो अस्टर्न ने बताया था कि नई परिस्थितियों के साथ सफल अभियोजन करना, यानी हमारे पास अगर कोई नई परिस्थिति है, ठीक ना,
और इस नई परिस्थिति के साथ अगर हम सफल रूप से एडजस्टमेंट कर ले रहे, अभियोजन कर ले रहे हैं, तो यही क्या कहलाता है, बुद्धि कहलाता है। यानी अभियोजन करने का जो हमारा क्षमता हो गया, एफिशिएंसी हो गया, वही क्या है, बुद्धि है। यानी इन्होंने भी क्या किया है, अभियोजन पे ही जोर दिया है, अभियोजन यानी एडजस्टमेंट करने पर ही जोर दिया। सभी का परिभाषा देखिएगा तो एक जैसा है, लेकिन इनका जो कहने का तरीका है उसमें क्या है, अंतर है। तो यहाँ पे भी हमको समझना है कि नई परिस्थितियों के साथ सफल अभियोजन करने की जो क्षमता है वो हमारा क्या कहलाता है, बुद्धि कहलाता है। इसी तरह अगर हम तीसरा परिभाषा देखेंगे तो ये जो हमारे मनोवैज्ञानिक है, ये मन है। तो मन ने बताया है कि परिवर्तनशील अभियोजन करने की जो क्षमता है वो क्या है, बुद्धि है। इन्होंने भी क्या किया है, अभियोजन पे ही जोर दिया है कि परिवर्तनशील अभियोजन करना, मतलब किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित रूप से जो हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट लाएंगे, तो उस एडजस्टमेंट करने की जो क्षमता हो गया वही हमारा क्या कहलाएगा, बुद्धि कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो परिभाषा है वो है टर्मन का। टर्मन जो है, इन्हें हम लोग जो टर्मन भी बोलते हैं, कहीं कहीं टर्मन भी लिख करके आता है, तो ये चीज आप लोग जरूर याद रखिएगा। टर्मन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, आगे मैं बताऊंगा कहाँ पर इनको अच्छे से हमें ध्यान देना है। लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि टर्मन जो है या टर्मन जो ये महोदय हैं, उनके अनुसार बताया गया कि मूर्त चिंतन करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाता है, बुद्धि कहलाता है। मूर्त के जगह पे हम लोग को याद रखना है अमूर्त, मूर्त के जगह पे हम लोग को अमूर्त भी याद रखना है, एग्जाम में पूछ देता है, ठीक ना, एग्जाम में क्या करता है, पूछ भी देता है मूर्त या अमूर्त लिख करके कि अमूर्त चिंतन करने की क्षमता ही बुद्धि है, या किसने कहा। तो ये किसने कहा, तो टर्मन ने कहा था। ये बात भी आप लोग को बिल्कुल याद रखना है। तो अभी तक हम लोगों ने 4 या 5 मनोवैज्ञानिक का परिभाषा देख ली है बुद्धि से जुड़ी हुई, और सभी लोगों ने क्या किया है, अभियोजन पे ही और परिवर्तनशीलता लाने पे ही जोर दिया है। इन दोनों चीजों पे ही ज्यादातर मनोवैज्ञानिकों ने ध्यान केंद्रित किया है। इसी तरह अभी हम लोग 5वां मनोवैज्ञानिक का देखेंगे, जिनका नाम वेस्लर है। वेस्लर का ये परिभाषा आप लोग को अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर इनका फोटो भी दिया गया है वेस्लर का। इन्होंने बताया है कि व्यक्ति द्वारा किसी भी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए कार्य करना। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई भी उद्देश्य का, मतलब उसके पास कोई भी उद्देश्य है या लक्ष्य है, मान लेते हैं उद्देश्य के जगह पे हम ये लक्ष्य मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप ही विद्यार्थी हैं, आप लोगों को पढ़ाई जरूरी है, अभी अपना 12th का एग्जाम पास करना है, अगले साल बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है। तो ये आपका क्या हो गया, एक लक्ष्य हो गया, एक उद्देश्य हो गया, और इसकी पूर्ति करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। कार्य करना मीन्स यहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, 10 घंटा 8 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं आप, और तर्कयुक्त जो चिंतन कर रहे हैं इसके पाने के लिए कि नहीं, मतलब कि हमें 12th के बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, उसके लिए आप रणनीति बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब हर चीज कर रहे हैं, और पढ़ाई के लिए अच्छा वातावरण, अच्छा माहौल ढूंढ रहे हैं आप। तो ये किस लिए कर रहे हैं, अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए, अपने उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए। तो वही वेस्लर जो है वो बुद्धि का परिभाषा क्या देते हैं, तो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, अगर उसका कोई उद्देश्य या लक्ष्य है, उसे पूरा करने के लिए अगर वो कार्य कर रहा है, तर्कयुक्त चिंतन कर रहा है, और उसे प्राप्त करने के लिए अपने वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण तरीके से क्या कर रहा है, एडजस्टमेंट कर रहा है, अभियोजन कर रहा है, तो यही जो है सार्वभौमिक क्षमता क्या कहलाता है, बुद्धि कहलाता है। तो व्यक्ति का जो यही क्षमता हो गया परिवर्तन लाने का, वही क्या कहलाएगा, बुद्धि कहलाएगा। तो यहाँ पे भी जो वेस्लर है उन्होंने किस पर जोर दिया है, तो सार्वभौमिक क्षमता पर ही जोर दिए हैं। ये ध्यान रखना है किस चीज को लेकर के, तो व्यक्ति का किसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए कोई भी कार्य करना, उसके प्रति और तर्कयुक्त चिंतन करना, और अपने वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण तरीके से अभियोजन करने के रूप में जो वो सार्वभौमिक क्षमता का यूज कर रहा है, वो हमारा बुद्धि कहलाएगा। इसके बाद जो आगे के मनोवैज्ञानिक हैं, या स्पीयरमैन, इन्होंने क्या किया है कि बुद्धि का परिभाषा जैसे कई मनोवैज्ञानिक दिए हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, स्पीयरमैन ने ये बुद्धि को 2 तत्वों में बांट दिया है। ये डायरेक्ट बुद्धि का परिभाषा नहीं दिए हैं, ये बुद्धि को 2 तत्वों में बांट दिए हैं। जैसा कि आप लोग ये फिगर देख सकते हैं, ये स्पीयरमैन का फिगर है। इन्होंने बुद्धि के 2 तत्व, सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्वों को बताया है। आगे जाकर के हमको डिटेल में इसको पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर हमको समझना है कि सामान्य तत्व जो है, सामान्य तत्व को हम लोग जो है ना सामान्य योग्यता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, याद रखना आप लोग को, सामान्य
सामान्य योग्यता भी इसको हम लोग कहते हैं, सामान्य योग्यता भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक। और विशिष्ट तत्वों को हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट योग्यता भी बोलते हैं। विशिष्ट तत्वों को हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट योग्यता भी कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के दो तत्व हो गए, ठीक। और इसी दो तत्वों को स्पीयरमैन ने द्वितत्व सिद्धांत के नाम से जो है संबोधित किया, या इसे जो है द्वितत्वीय सिद्धांत भी कहते हैं। द्वितत्व लिखा है, या यहाँ पर आपका जो द्वितत्वीय सिद्धांत लिख करके भी पूछता है, तो ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है। ये क्या होगा, हमारा द्वितत्वीय सिद्धांत या द्वितत्व सिद्धांत कहलाता है। किसका, स्पीयरमैन का। पूरा नाम चार्ल्स स्पीयरमैन इनको हम लोग कहते हैं। सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व ये कहलाता है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह जब आगे हम लोग देखेंगे तो जो अगले मनोवैज्ञानिक है थर्स्टन, इन्होंने बुद्धि की परिभाषा जैसे हम लोग अभी पढ़ते आ रहे थे, तो इन्होंने बुद्धि को क्या किया, बुद्धि को 6 तत्वों में बांटा। जैसे चार्ल्स स्पीयरमैन ने बुद्धि को 2 तत्व बताए, सामान्य तत्व, विशिष्ट तत्व। उसी तरह जो हमारे थर्स्टन थे, थर्स्टन महोदय, इन्होंने बुद्धि के अग्रलिखित 6 तत्वों के बारे में बताया है। पहला कौन सा तत्व है भाई, तो पहला तत्व है स्थान संबंधित योग्यता। दूसरा इन्होंने सांख्यिकी योग्यता के बारे में बताया। तीसरा इन्होंने स्मृति योग्यता के बारे में बताया। चौथा इन्होंने वाचिक योग्यता के बारे में बताया। पांचवा इन्होंने वाक्पटुता योग्यता, और छठा विचार करने की योग्यता। यानी इन 6 योग्यताओं को बताया है किसने, या इन 6 जो तत्व हैं उसके बारे में किसने बताया, तो थर्स्टन महोदय के द्वारा ये जिक्र किया गया है कि बुद्धि में 6 तत्व जो है पाए जाते हैं। ये थर्स्टन के अनुसार है। आप लोग फिगर देख भी सकते हैं, ये थर्स्टन महोदय का है। और इससे पहले जो मैंने बताया आप लोगों को, वो चार्ल्स स्पीयरमैन का है, जो 2 तत्व दिए गए हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये हमारा बुद्धि का प्रकार और बुद्धि से जुड़े हुए तत्व थे। अब हम लोग बात करेंगे किस पे, बुद्धि के प्रकार पर। बुद्धि क्या होता है ये हम लोगों ने देख लिया। ध्यान दीजिएगा आप लोग, बुद्धि सिंपल सा क्या होगा या किसे कहते हैं हम लोग, तो ये ध्यान देना है कि बुद्धि जो है, इसको कई मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषित करने का कोशिश किया, लेकिन कोई भी पूर्ण रूप से जो इसका परिभाषा नहीं दे पाए। सभी लोगों ने कार्यों के आधार पर बुद्धि का परिभाषा दिया, और सभी लोगों ने परिवर्तनशील अभियोजन करने की क्षमता पर ही जोर दिया है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के तत्व बताया, जैसे स्पीयरमैन ने 2 तत्व बताए, थर्स्टन ने बुद्धि के 6 तत्वों के बारे में बताया। तो ये सभी को आप लोग को याद रखना है। अब हम लोग अगर बुद्धि के प्रकार को देखेंगे, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस को, तो अगर हम बात करेंगे मुख्य रूप से बुद्धि के प्रकार को, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। एनसीईआरटी में आप लोग पढ़िएगा तो उसमें भी जो है बुद्धि के प्रकार दिए गए हैं, लेकिन नाम जो है अलग अलग करके संबोधित किया है। यहाँ पर मैं भारतीय भवन, जो कि एनसीईआरटी की अपेक्षा में थोड़ा सा सरल और आसान है, चैप्टर थोड़ा बड़े हैं एनसीईआरटी की अपेक्षा में, लेकिन लैंग्वेज इसमें तोड़ तोड़ के दिया गया जिससे समझने में आप लोग को आसानी होगा। तो मैं उस मतलब कि कह सकते हैं बुक से आप लोग को बता रहा हूँ। तो जिन बच्चों के पास होगा वो लोग भली भांति जान रहे होंगे कि जो बुद्धि का प्रकार है, इसमें बताया गया कि मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका सामवेगिक बुद्धि, सामवेगिक, ठीक ना, सामवेगिक बुद्धि होता है। दूसरा आपका व्यवहारिक बुद्धि होता है, व्यवहारिक बुद्धि। और तीसरा आपका जो है आध्यात्मिक बुद्धि होता है। तीसरा आपका क्या होता है, आध्यात्मिक बुद्धि होता है। तो ये 3 तरह का बुद्धि के बारे में हमें आगे चर्चा करना है। हालांकि अगर आप बुद्धि के सिद्धांत देखेंगे तो उसमें भी कई मनोवैज्ञानिक ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने अनुसार बुद्धि का परिभाषा कर है, बुद्धि का प्रकार अलग अलग रूप में दिया है। जैसे गार्डनर 8 प्रकार के बुद्धि के बारे में बताए हैं, इसी तरीके के अलग मनोवैज्ञानिक अपने अनुसार बुद्धि का प्रकार बताते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें याद रखना है कि बुद्धि के प्रकार कितने मुख्य रूप से, तो 3 है भाई। अब कौन कौन है, तो आइए एक एक करके हम लोग ध्यान से देखेंगे। दिया गया यहाँ पर कि मनोवैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार की बुद्धि की चर्चा की है, जिसमें से नीचे हम 3 मुख्य प्रकार की बुद्धि की चर्चा करेंगे। पहला कौन मैंने आप लोग को बताया, तो पहला मैंने बताया सांवेगिक बुद्धि। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संवेगात्मक बुद्धि भी बोलते हैं, या शॉर्टकट में ईक्यू के नाम से जो है हम लोग संबोधित करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग शॉर्टकट में ईक्यू बोलेंगे, ईक्यू।
ईक्यू मैं क्यों बोल रहा हूं आगे मैं बताऊंगा, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। सामवेगिक जिसको इंग्लिश में हम लोग इमोशनल बोलते हैं, तो इमोशनल मीन्स क्या होगा? संवेग, जैसे हम लोग इसको इंग्लिश में इमोशनल बोल रहे हैं, तो हिंदी में अगर देखेंगे हम लोग तो ये क्या कहलाएगा? भाव कहलाएगा, इमोशन। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जो ये बुद्धि होता है, सामवेगिक बुद्धि, ये किसी भी व्यक्ति के भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ होता है या भावनात्मक पक्ष से ये संबंधित होता है, यानी इमोशन से जुड़ा हुआ होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी व्यक्ति होता है वो अपने और दूसरे, मतलब हम अगर हो गए तो हम अपने और साथ ही साथ दूसरे लोगों का इमोशन को समझते हैं, संवेग को समझते हैं, उसे नियमित करते हैं और उनका प्रकटीकरण करते हैं और उन्हें मूल्यांकन करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं और नियंत्रण करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सामवेगिक बुद्धि कहते हैं। यानी इमोशनल इंटेलिजेंस में यही बताया गया है कि अगर जिन व्यक्तियों के पास इमोशनल इंटेलिजेंस है यानी सामवेगिक बुद्धि है, वो क्या करते हैं? अपने और दूसरे के इमोशन को समझते हैं, फीलिंग को समझते हैं, भाव को समझते हैं और उसे प्रकट करना, उसको नियंत्रित करना और उसे समझते हैं। ये किस में होता है? ज्यादातर तो सामवेगिक बुद्धि वाले व्यक्तियों में होता है और यही सामवेगिक बुद्धि का परिभाषा है। इसे सबसे पहले इसका परिभाषा किसने दिया? तो याद रखिएगा 1990 में सैलोवे तथा मेयर ने, सैलोवे तथा मेयर ने जो है इसे परिभाषित किया था 1990 ईस्वी में। यहां पर दिया गया भी है, आप लोग देख सकते हैं कि सर्वप्रथम 1990 में सैलोवे तथा मेयर ने सामवेगिक बुद्धि को परिभाषित किया और इसमें बुद्धि के संज्ञान एवं भाव को जोड़ने का प्रयास किया गया। मैंने बताया भी कि इस बुद्धि में क्या होता है? व्यक्ति के इमोशन जो होता है और उसके ज्ञान होता है, उसको जोड़ने का इसमें कोशिश किया गया है। और उन्होंने सामवेगिक बुद्धि को एक प्रकार की सामाजिक बुद्धि के रूप में भी बताया है। कौन? सैलोवे तथा मेयर ने। इन्होंने सामवेगिक बुद्धि को सामाजिक बुद्धि के रूप में भी बताए हैं और इसका एक और परिभाषा यहाँ पर दिया गया है। कहा जा रहा है कि हम यह कह सकते हैं कि उनके अनुसार सामवेगिक बुद्धि में अपने एवं दूसरे व्यक्तियों की अनुभूति करने, उनको देखने समझने, उनमें विभेद करने और अपने सोच एवं क्रिया को एक दिशा देना शामिल है। मतलब यहाँ पर सेम वही परिभाषा जो अभी हम लोगों ने देखा सामवेगिक बुद्धि का, वही परिभाषा यहाँ पे भी है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में परिवर्तन कर दिया गया है। तो हमें सामवेगिक बुद्धि में यही समझना है कि हम अपने और दूसरे के जो इमोशन होते हैं उसको समझ करके, उसको नियंत्रित करके, उसको प्रकट करने का कोशिश करते हैं और यही हमारा सामवेगिक बुद्धि कहलाता है। और इसके साथ साथ ये एक लाइन को हमें याद रखना है कि 1990 में इस बुद्धि का प्रयोग किया गया था सैलोवे तथा मेयर के द्वारा। अब इसी बुद्धि का जो है ना 4 आयाम के बारे में बताया गया है। कभी कभी पूछ देता है ईक्यू के 4 आयाम क्या होते हैं एग्जाम में, हालांकि मतलब कि देता नहीं है ज्यादातर, लेकिन पूछ भी देता है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि सामवेगिक बुद्धि के 4 आयाम कौन कौन से हैं। तो मनोभावों का प्रत्यक्षण, मूल्यांकन एवं अभिव्यक्ति करना होता है। दूसरा आपका संज्ञानात्मक क्रियाओं को मनोभाव द्वारा प्रोत्साहित करना। तीसरा दिया है कि भावनात्मक सूचनाओं को समझना और उनका विश्लेषण करना। और चौथा दे रहा है कि भावनात्मक ज्ञान का उपयोग करना और 2 मनोभावों को निर्देशित करना और उनके बारे में यथोचित निर्णय लेना। तो ये सभी हमारे क्या है? सामवेगिक बुद्धि के 4 आयाम हैं। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो सामवेगिक लब्धि के बारे में बताया गया है। अभी मैंने आप लोग को क्या बताया? सामवेगिक बुद्धि के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? इमोशनल इंटेलिजेंस बोलेंगे, ईक्यू बोलेंगे। ठीक, यहां भी आपको सामवेगिक लब्धि लिखा है, सामवेगिक लब्धि, सामवेगिक जो है लब्धि लिखा हुआ है। ये भी अगर हम देखेंगे शॉर्टकट में तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? ईक्यू ही बोलेंगे, इमोशनल क्वेटेंट। ठीक ना, ये आपका क्या होगा? सामवेगिक बुद्धि, ईक्यू, तो दोनों वही है। इसमें आपको बताया गया सामवेगिक लब्धि में कि जैसे हम बुद्धि लब्धि का उपयोग यानी आईक्यू का उपयोग, हम लोग अभी बुद्धि लब्धि हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे चर्चा करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोग को बता दूं कि जो बुद्धि लब्धि हमारा है, जिसको हम लोग आईक्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आईक्यू बोलते हैं। तो जो आईक्यू हमारा है, आईक्यू का उपयोग हम लोग क्या करते हैं? किसी भी व्यक्ति के
जो बुद्धि होता है, बुद्धि का स्तर होता है, उसको मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आईक्यू का उपयोग करते हैं। ठीक, तो वही सेम चीज सामयिक लब्धि में लागू होता है कि ये क्या करता है कि इसका उपयोग हम व्यक्ति के सामयिक बुद्धि की मात्रा बताने के लिए उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि इसका उपयोग व्यक्ति में मतलब कि जो सामयिक लब्धि का उपयोग जो है ना, व्यक्ति में पाई जाने वाली सामयिक बुद्धि की मात्रा को बताने में या बतलाने से है। कहने का मतलब यही हुआ कि आईक्यू का उपयोग हम किसी भी व्यक्ति के, कैसा भी व्यक्ति है, उसका बुद्धि का स्तर को मापते हैं, लेकिन जो सामयिक लब्धि होता है इसका उपयोग हम लोग केवल और केवल जो सामयिक बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस वाले जो व्यक्ति हैं, उन्हीं का बुद्धि मापने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अंतर पूछता है एग्जाम में कि सामयिक लब्धि और बुद्धि लब्धि क्या है, तो दोनों में अंतर यही है कि एक सभी प्रकार के बुद्धियों के स्तर को मापता है और ये केवल क्या करता है कि सामयिक बुद्धि वाले व्यक्तियों के स्तर का माप करता है। इसके बाद हम लोग दूसरा जो बुद्धि का प्रकार है वो है व्यवहारिक बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि में हमें यही समझना है कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई समस्या है, उसको अगर समाधान चाहिए, तो वो क्या करता है कि व्यवहारिक बुद्धि में यही बताया गया है कि जो व्यक्ति व्यवहारिक बुद्धि जिन व्यक्तियों के पास होता है, वो अपने जीवन के किसी भी तरह की समस्या होता है उसका समाधान जो है व्यवहारिक बुद्धि के माध्यम से करता है। किसी भी तरह का अगर व्यक्ति के पास समस्या आ जा रही है तो वो क्या करता है कि उस समस्या का जो है ना समाधान इस बुद्धि के माध्यम से ही करता है। जैसा कि बताया गया कि व्यवहारिक बुद्धि का उपयोग मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करने में करता है और सामाजिक जीवन या परिवेश में मनुष्य के सामने अनेक समस्याएं आती है जिसका समाधान करने के लिए वो प्रयास करता है और व्यवहारिक बुद्धि इसमें सहायता करती है। जिस व्यक्ति में व्यवहारिक बुद्धि ज्यादा होगी वह अपने जीवन की समस्या को का समाधान जो है जल्द और आसानी से कर पाता है। मतलब यहाँ यही बताया गया कि व्यवहारिक बुद्धि जिन व्यक्तियों में ज्यादा होगी वो अपने जीवन की समस्या का समाधान जल्द और आसानी से कर लेगा। और यह भी बताया गया कि व्यक्ति के व्यावसायिक परिवेश में भी उसे कई समस्याएं आती है, यानी अपने व्यक्तिगत रूप से समस्या के साथ साथ जो व्यावसायिक समस्या है वो भी व्यक्ति के जीवन में आता है। तो इस बुद्धि के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने जो व्यावसायिक संबंधित कार्य हैं उसको ठीक से समझते हैं और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि करने में भी इस बुद्धि का अत्यधिक योगदान है। यानी व्यावसायिक बुद्धि को सही ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए, व्यवसायिक को चलाने के लिए हम लोग इस बुद्धि का उपयोग करते हैं, वो इस बुद्धि का अत्यधिक योगदान होता है। और कहा जा रहा है कि अपने साथ साथ काम करने वाले दूसरे लोगों के साथ सामाजिक अभियोजन करने की क्षमता व्यवहारिक बुद्धि की देन है। यानी हम अपने साथ साथ जो अन्य दूसरे लोग हो गए उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करना, उनके साथ भी जो है सामाजिक रूप सामाजिक लगाव रखना, ये हमें व्यवहारिक बुद्धि सिखाता है। तो इसमें हमको यही समझना है कि व्यवहारिक बुद्धि क्या करता है, ये हमें कोई भी तरह का समस्या होगा, चाहे सामाजिक हो या फिर व्यावसायिक हो, उससे दूर करने में हमारी सहायता करता है। अगला जो आखिरी हमारा बुद्धि का प्रकार है और आज का ये आखिरी टॉपिक है वो है आध्यात्मिक बुद्धि। आध्यात्मिक बुद्धि क्या करता है, तो इसमें बताया गया कि आध्यात्मिक बुद्धि का संबंध हमारे जो आवश्यक रूप से धर्म से नहीं है, मतलब ये हमारे रिलीजियन से संबंधित नहीं है, ये मनुष्य के जीवन के जो अर्थ होते हैं, यानी हमारे जीवन के जो अर्थ हो गए और हमारे जीवन के जो मूल्य हो गए, वैल्यू हो गए, उससे ये संबंधित होता है आध्यात्मिक बुद्धि। अध्यात्म से हमें लग रहा होगा कि ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, ये धर्म से जुड़ा नहीं है, यह हमारे अर्थ और मूल्य से संबंधित है। और कहा जा रहा है कि जो भी व्यक्ति में या किसी व्यक्ति से जुड़ी हुई जो समस्याएं होती हैं उसका ये समाधान ढूंढने का काम करता है। व्यवहारिक बुद्धि में क्या था कि हम समस्या का हल कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें हम समाधान ढूंढते हैं, अपनी कोई भी समस्या का हल नहीं करते, समाधान ढूंढते हैं। और कहा जा रहा है कि इसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन को अधिक व्यापक, समृद्ध एवं सार्थक बना पाता है। यानी आध्यात्मिक बुद्धि के माध्यम से हम अपने जीवन को अधिक व्यापक, समृद्ध और सार्थक, सही दिशा की ओर लेके जाते हैं। सार्थक पॉजिटिविटी रूप से हम अपने जीवन को जो है ना सफल बनाते हैं। और कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में या जीवन का मूल्यांकन कर अपने लिए जीवन मार्ग ढूंढ लेता है और जो उसके लिए अर्थपूर्ण एवं महत्वपूर्ण है। यानी व्यक्ति क्या करता है, कोई मतलब कि व्यक्ति किसी भी तरह का व्यक्ति है, वो क्या करता है कि अपने जीवन के का मूल्यांकन कर अपने
लिए जो है ना जीवन मार्ग ढूंढ लेता है और उसके लिए अर्थपूर्ण या सही रूप से जो है कार्य को करता है। इसमें कुछ और बातें बताई गई है। कहा जा रहा है कि व्यक्ति अपने जीवन को एक बड़े और अर्थ प्रदान करने वाले संदर्भ जैसे परिवार, समुदाय, कार्यस्थल, धार्मिक ढांचा या ब्रह्मांड में देखने की इच्छा रखता है। यह उसे उसके वर्तमान जीवन क्षण एवं स्वयं से परे ले जाता है। व्यक्ति इस बुद्धि के द्वारा अपने परिवेश को विस्तृत करने, ठीक, उसका सृजन करने, सृजन मतलब होता है भाई निर्माण, ठीक ना, सृजन मतलब क्या होता है, निर्माण होता है, निर्माण करने और नियमों में आवश्यक परिवर्तन लाने तथा परिस्थितियों में बदलाव करने में सफल होता है। यानी कहने का मतलब यही हुआ कि आध्यात्मिक बुद्धि क्या करता है, यह व्यक्ति के जीवन में जिस भी तरह का समस्या होती है उसका समाधान ढूंढता है और यह व्यक्ति जहाँ जिस परिवेश में रह रहा है उसको विस्तृत करने में, उसको सृजन करने में और साथ ही साथ व्यक्ति के जो जीवन में जो अर्थ होता है और मूल्य होता है उससे यह जुड़ा होता है। आध्यात्मिक बुद्धि हमारा, व्यवहारिक बुद्धि हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान करता है और सामयिक बुद्धि क्या होता है, तो ये हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ होता है, हमारे और दूसरे लोगों के। तो आई होप आप लोग को बुद्धि का प्रकार समझ में आ गया होगा और साथ ही साथ मैंने आप लोग को बुद्धि क्या है, बुद्धि की परिभाषाओं के बारे में भी मैंने आप लोग को बता दिया था। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में बुद्धि के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग उस सेशन के साथ भी ज़रूर जुड़िएगा और आप लोग बताइएगा कमेंट में कि ये क्लास आप लोग को कैसा लगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।